हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अगेन एक कंपनी को कवर करने वाले हैं। ये कंपनी और कोई नहीं भाई, CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड है। अब ये जो कंपनी है, आई एम 100% श्योर, अगर आप कॉफी पीते हैं, कॉफी लवर हैं, आप ऑनलाइन कॉफी को बाय करते हैं, चाहे वो ज़ेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न हो, ये कोई भी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, आपने डेफिनेटली इनकी कॉफीज देखी होंगी। ये और कोई नहीं भाई, कॉन्टिनेंटल कॉफीज है। जो ये है ना, ये चीज याद आई, देखी थी ना? हाँ भाई, ये यही कंपनी बनाती है। बट क्या आपको पता है, इसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इन चीजों से आता भी नहीं है। ये चीजें इस कंपनी ने रिसेंटली ही स्टार्ट करी है, यानी कि कुछ साल तो हो गए, बट मेन बिजनेस इसका ये नहीं है। ये कंपनी है क्या, करती क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, इसकी सारी डिटेल्स जो भी हैं वो, प्लस आगे चल करके मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये इन सारी चीजों के बारे में इस वाली वीडियो में बात करेंगे। अब कुछ दिनों में ही इसका रिजल्ट भी आ जाने वाला है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये Q3 FY26 के रिजल्ट को लेकर के ही रहेगी, बट आने वाले टाइम में जो अभी इसका रिजल्ट आएगा, मैं एक अपडेटेड वीडियो भी पोस्ट करूंगा। तो ये वीडियो आपको कहीं पे पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। ये जो कंपनी है, ये करेंटली भाई 15,600 करोड़ के मार्केट कैप में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है। CCL, NSE एंड BSE दोनों में ही लिस्टेड है। इसके अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो ये केवल 0.78% है, 46% पे प्रमोटर की होल्डिंग है एंड ₹2 पे फेस वैल्यू है। करंट जो मार्केट में फॉल आया था, अगर इससे इसके करंट स्टॉक प्राइस को देखें, अब इसके बाद जो है हम इसके स्टॉक प्राइस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। ये केवल आपको करंट इसके स्टॉक प्राइस को बताने के लिए मैंने करा है। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये किसी भी तरीके से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इसको इस तरीके से ना लें। ये वीडियो हम केवल इसकी बिजनेस मॉडल को ही पढ़ने के लिए देख रहे हैं। तो ये इस वीडियो को देख करके आपको इसे बाय नहीं करना है। अगर आप इसे बाय करेंगे भी तो आपने सोच समझ के बाय करा है एंड मेरे वीडियो को देखने से नहीं करा है। फुल डिस्क्लोजर है, किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन ये नहीं है। अब जब ये बात साइड हो गई, देख लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। गाइस, CCL प्रोडक्ट्स मेनली एक प्राइवेट लेबल इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये मतलब कॉफी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये कॉफी बीन्स लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, देन इसको अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब अलग अलग जो इसके प्रोसेसेस होते हैं, रोस्टिंग होती है, जिस तरीके से अलग अलग कॉफी तैयार होती है, चाहे वो फ्रीज ड्राइड हो, चाहे वो इंस्टेंट कॉफी हो, तो वो सारी चीजें कंपनी करती है। रॉ चीज से एक कॉफी बना देती है एंड फिर इसे अलग अलग ब्रांड्स को बेचती है। ये प्राइवेट लेबलिंग करती है, यानी कि अलग अलग ब्रांड्स के कुछ इस तरीके से साइजेस दे रखे हैं, इस साइजेस के हिसाब से ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड देन इन ब्रांड्स को देती है। ये अपने हिसाब से इसे छाप के इसको अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करते हैं। ये कंपनी केवल ये ब्रांड्स के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग कॉफी आउटलेट्स के लिए भी करती है, चाहे वो कैफे कॉफी डे हो या फिर कोई और कॉफी आउटलेट क्यों ना हो। प्राइवेट लेबलिंग को गाइस इस एग्जांपल से समझा जा सकता है कि अगर आप किसी रिलायंस स्मार्ट बाजार में जाते हैं या फिर डीमार्ट में जाते हैं, तो ये सारे ब्रांड्स भी खुद का सामान बेचते हैं ना, खुद के ब्रांड नेम्स के अंडर। तो वो ये चीज भाई खुद तो बनाते नहीं है, ये केवल ट्रेडिंग में इसके इन्वॉल्व है। बट ये जिस चीज से, मतलब जिस कंपनी से बनवाते हैं, वो चीज ये है CCL प्रोडक्ट। तो जो BTP प्राइवेट लेबल है इस कंपनी का, ये इनका मोर देन गाइस 90 कंट्रीज में फैला हुआ है। ये अलग अलग रिटेल चेन, सुपरमार्केट्स, अलग अलग ब्रांड्स के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन बैक टू बैक प्रोक्योरमेंट मॉडल है इस कंपनी का। देन ये B2B तो इसका सबसे बड़ा सेगमेंट है ही, बट इस कंपनी ने रिसेंटली B2C सेगमेंट भी स्टार्ट करा है एंड ये चीज भी इन्होंने स्पेशली इंडिया में ही स्टार्ट करी है, जिसमें कॉन्टिनेंटल एक्स्ट्रा, कॉन्टिनेंटल स्पेशल एंड ये जो अलग अलग इनकी कॉफीज हैं, इसके हिसाब से अलग अलग पैकिंग बनाते हैं, अलग अलग टाइप की कॉफीज बनाते हैं एंड इसे सेल करते हैं। अब Amazon, फ्लिपकार्ट में इसके जाके रिव्यूज भी देख सकते हैं। ये वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपको मिल जाएगा एंड बाकी इनके कुछ प्रीमियम कॉफीज भी आती हैं। तो ये अलग अलग कॉफीज बनाते हैं एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि कॉन्टिनेंटल कॉफी करता है, जिससे ये अपने कॉस्ट को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि जो ये प्लांटेशंस है या फिर ये जो कॉफी बीन्स है, ये कंपनी इसे बाय कर लेती है एंड जैसे कमोडिटीज में होता ही है कि प्लस माइनस हुआ प्राइस तो ओवरऑल आगे का प्रोसेसर है उसे मतलब पूरा नुकसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये अलग अलग मॉडल्स को अपनाती है। अब ये करती क्या है उसके बारे में बात करें तो बेसिकली गाइस ये एक कॉस्ट प्लस स्ट्रेटेजी में काम करती है। मतलब जैसे सपोज किसी स्टारबक्स ने CCL प्रोडक्ट्स को ऑर्डर दिया कि इन्हें एक पर्टिकुलर टाइप की कॉफी, एक पर्टिकुलर अमाउंट की कॉफी, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, जैसे 1 साल के लिए चाहिए, 1 किलो पैकिंग साइज में इतनी ज्यादा 10-20 हजार पैक, ठीक है, मतलब मैं खाली एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो उस बेसिस में CCL प्रोडक्ट को एक स्टारबक्स ने ऑर्डर दे दिया। अब CCL प्रोडक्ट्स क्या करता है, जैसे इसको ऑर्डर मिलता है उसके 30 मिनट में ये कहीं से रॉ मटेरियल का जितना भी प्राइसिंग होता है, उसका प्राइस थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के आगे प्राइस सेट कर देता है एंड देन ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। इस वजह से जो CCL
प्रोडक्ट है, इसे जो कॉफी के प्राइसेस में अप डाउन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इसका जो कमोडिटी के प्राइसेस से फ्लक्चुएशन होता है, सीसीएल प्रोडक्ट उससे इम्यून है। एंड सिमिलर सी चीज आपने विंटेज कॉफी के केस में भी देखी होगी। मैंने विंटेज कॉफी की भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है। अब विंटेज कॉफी एंड अगर इससे कंपेयर करें तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, बट वो भाई 2-3 हजार करोड़ की कंपनी है, वहीं पे 16 हजार करोड़ की कंपनी है। वो तो एक बहुत छोटी साइज की ही कंपनी है, बट अगेन वो भी काफी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। उसके बारे में जानना है तो आपको उसी वीडियो को देखना पड़ेगा। बट यस, यहाँ पे भी जो बिजनेस मॉडल है जो वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है वो बिल्कुल सिमिलर सही है दोनों ही जगह में। वो भी एक प्राइवेट लेबल की तरह ही काम करता है एंड ये भी। मैं ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बट क्योंकि कुछ बातें हो रही थी इस वजह से मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो चीज ये करता है, जैसे कॉफी को इसने प्रोक्योर करा, इसको रॉ कॉफी बीन ये फ्रीज ड्राइड कॉफी में उसे मैन्युफैक्चर करता है। स्प्रे ड्राइंग में बेसिकली गाइस ये एक फास्टर एंड चीपर मेथड होता है टू प्रोड्यूस फाइन पाउडर्ड कॉफी। एंड जो फ्रीज ड्राइड होता है ये एक प्रीमियम कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस होता है जिसमें बेटर अरोमा आता है कॉफी के अंदर, बेटर फ्लेवर आता है, कॉफी के ग्रैन्यूल बन जाते हैं। एंड इस वजह से जो फ्रीज ड्राइड कॉफी है ये थोड़ी सी महंगी आती है। इस तरीके से इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। देन ये जो कॉफी बीन्स होती हैं ये भी दो तरीके की होती है मेनली। एक होती है अरेबिका एंड दूसरी होती है रोबस्टा। तो अरेबिका कॉफी है ये स्वीटर होती है, सॉफ्टर होती है एंड मोर एक्सपेंसिव होती है। एंड इन जनरल आप जो भी कॉफी अपने घर पे पी रहे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली भाई एक अरेबिका कॉफी ही होगी। एंड देन तो जो दूसरी है वो एक रोबस्टा कॉफी है। ये एक हार्शर बिटर टेस्टिंग एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कैफीन इन अरेबिका कॉफी इसमें होता है। जो इनका वियतनाम वाला डिवीजन है वहां पे इनका रोबस्टा कॉफी की काफी मैसिव सप्लाई है। बट मैंने इन जनरल इंडिया में मतलब जितनी भी कॉफीज होती है वो अरेबिका वाली ही होती है। एंड बाकी गाइस इनके अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, इसमें ये डिफरेंट कॉफी बीन से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफी बनाती है रोस्टिंग प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग। TCL हैज ओवर 1000 डिस्टिंक्ट कॉफी ब्लेंड्स। तो 1000 से भी ज्यादा कॉफी के तरीके, मतलब कॉफी अलग अलग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ये इतनी तरीके की कॉफी बनाते हैं। इतने तो इनके खुद के कॉन्टिनेंटल कॉफी के अंडर भी कॉफी नहीं आती है। एंड देन जो अगली होती है वो है अग्लोमरेटेड कॉफी। ये एक स्प्रे ड्राइड कॉफी का फर्दर प्रोसेस है जिससे इसे और ज्यादा ग्रैन्यूल्स में बनाया जाता है ताकि ये थोड़ी सी प्रीमियम लगे, बट होती है स्प्रे ड्राइड ही है। ये स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफी से थोड़ा सा महंगा पड़ता है एंड देन उससे सबसे ज्यादा महंगा तो इसका फ्रीज ड्राइड वेरिएंट ही होता है। अब अगर कुछ एडवांटेजेस देखें जो कि CCL प्रोडक्ट के पास हैं, एडवांटेजेस यानी कि जो इसके बिजनेस का मोट है, यानी कि जो बाकी किसी और कॉफी प्लेयर के पास ना हो सके जो इसके पास है, वो ये है कि जो इनका वियतनाम वाला प्लांट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोबस्टा कॉफी बीन्स है। एंड इस वजह से CCL को इमीडिएट एंड चीपर एक्सेस है टू रॉ मटेरियल्स ऑफ रोबस्टा कॉफी विदाउट हेवी शिपिंग कॉस्ट। जो इनका स्विट्जरलैंड वाला प्लांट है वहां पे CCL प्रोडक्ट के बाद, इस वजह से CCL प्रोडक्ट कई सारी इंपोर्ट ड्यूटीज को बाईपास कर लेता है। इस वजह से जो यूरोपियन की कॉफी ड्रिंकिंग मार्केट है वहां पे अपने स्विट्जरलैंड वाले प्लांट से ये कई सारी कॉफी भेजते हैं एंड बेचते हैं। ये तो इसके प्लांट से रिलेटेड एडवांटेज हो गए, बट जो ये कॉफी बनाती है उससे रिलेटेड अगर एडवांटेज के बारे में बताऊं तो ऐसा ही एडवांटेज हमने मनोरामा इंडस्ट्रीज में भी देखा था। अब ये एडवांटेज है क्या, कुछ कुछ आपको समझ आ रहा होगा। ये एक प्राइवेट लेवल वाला मैन्युफैक्चरर है, प्रोसेसर है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने स्टारबक्स में जाके कॉफी पी, उसको एक स्टारबक्स की कॉफी का टेस्ट पसंद आया, अब अगली बार भी जब वो जाएगा तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि यही टेस्ट है। इस वजह से अगर CCL प्रोडक्ट्स चाहिए तो अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है। एंड वो जो स्टारबक्स है वो ये नहीं चाहेगा भाई कि कुछ थोड़े से प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो CCL प्रोडक्ट्स को छोड़ करके एक विंटेज कॉफी के पास चले जाए, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहेगा कि जो स्टारबक्स का कस्टमर है उसका टेस्ट उस CCL वाले कॉफी से जुड़ चुका है। बट अगर वो जैसे ही विंटेज पे जाएगा तो हो सकता है वो जो स्टारबक्स का कस्टमर है वो स्टारबक्स पीना ही छोड़ दे। तो इस वजह से ओवरऑल जो यहाँ पे एडवांटेज बन के आता है वो यही आता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली हाई स्विचिंग कॉस्ट। अगर कोई कस्टमर एक लॉयल, एक स्पेसिफिक टेस्ट, एक स्पेसिफिक अरोमा प्रोफाइल वाला बन जाता है, देन उसे CCL प्रोडक्ट्स को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर B2B क्लाइंट्स, क्योंकि इनके अलग अलग टाइप ऑफ कॉफीज आते हैं। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर फ्रीज ड्राइड कॉफी एक नेस्कैफे का पसंद आ गया तो आप दूसरे किसी ब्रांड पे क्यों शिफ्ट होंगे। सिमिलर सी चीज यहाँ पे है, अगर आपको फ्रीज ड्राइड कॉफी कॉन्टिनेंटल की पसंद आ गई तो आप दूसरे ब्रांड से क्यों ही जाएंगे। तो जो व्हाइट लेबल ये जिन ब्रांड्स के लिए करते हैं, अब आपको क्या पता भाई कौन से कंपनी की कौन सी कॉफी आप पी रहे हैं एंड वो किसने बनाई हो, बिकॉज व्हाइट लेबल में ये सारी चीजें पता नहीं लगती हैं। सेकंड, जो इनका कॉफी प्लांट्स है वहां पे जो इनका ज्योग्राफिक आर्बिट्रेशन प्लस जो इनको टैरिफ या फिर जो इनको शिपिंग की कॉस्ट नहीं लगती है वो तो है ही। दूसरी चीज जो कि एक कॉफी प्रोड्यूसर के लिए काफी ज्यादा एडवांटेजियस होता है वो है मार्जिन एक्सपेंशन वाया पैकिंग। मतलब आपने ये चीज देखी होगी कि अगर आप 1 किलो का कॉफी का पैक लें वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट वहीं पे जब आप 100 ग्राम का कॉफी का पैक लें तो वो कंपैरेटिवली काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई इसका जो ओवरऑल पैकिंग का कॉस्ट है, जो ओवरऑल
ओवरऑल पैकिंग मटेरियल है वो काफी छोटा होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है एंड यही एडवांटेज भाई CCL प्रोडक्ट को मिलता है। यहाँ पे इनका काफी मार्जिन बनता है, तो यही ओवरऑल इसके बिजनेस का एक एडवांटेजियस पॉइंट ही है। जो अगला एडवांटेज है वो इनका कमोडिटी प्राइस का इम्यूनिटी है, क्योंकि ये एक कॉस्ट प्लस मॉडल में काम करते हैं, जिस वजह से जो भी इनको ऑर्डर आता है ये उसी टाइम पे ऑर्डर लगाते हैं, तो इस वजह से इनको कॉस्टिंग का या फिर इनको एक तरीके से इन्वेंट्री का भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं मिलता है, क्योंकि इन्वेंट्री लाइट मॉडल है, इनको कुछ स्टोर करके नहीं रखना होता है। बाकी इनका जो Q3 में रिजल्ट आया था वो थोड़ा निराशाजनक था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इसके रिजल्ट को देखें, इसने Q3 FY26 यानी कि जो इनका दिसंबर वाला क्वार्टर है, यहाँ पे इस कंपनी ने 1050 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा। वहीं पे जो सितंबर का क्वार्टर था FY26 का, ये 1127 करोड़ पे इनका रेवेन्यू था। ये ऑल टाइम हाईएस्ट इनका रेवेन्यू था, बट ये चीज दिसंबर के क्वार्टर में घट गई एंड ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सितंबर के बाद दिसंबर के क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो घटा हो। दिसंबर 2022 में ऐसा ही हुआ था एंड 2023 में इनका जो रेवेन्यू है वो घटा था, बट 2023 में अगेन इंक्रीज हुआ एंड अभी फिलहाल तो ये स्टेडी ग्रोथ ही दिखा रहा था, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। अब अगर आप इसमें देखें तो जो इनका रेवेन्यू का ग्रोथ है 6.5% से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। उसके साथ ही अगर आप इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो यहाँ पे 116 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी ने रिपोर्ट करा है। सितंबर 2025 में जो कि पिछला क्वार्टर था, इसने इस कंपनी ने 127 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट करा था, बट यहाँ पे 116 करोड़ का हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 8.5% से भी ज्यादा का डाउनफॉल है। बट अगर आप सेम चीज देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% का रेवेन्यू में जंप रिपोर्ट करा है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीज हुआ है। तो उस फ्रंट में तो ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हो सकता है यहाँ पे भी फेस्टिवल्स का कोई दिक्कत हो, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बट ये कंपनी थोड़ा सा रेवेन्यू इसका भाई कुछ स्टैग्नेंट तरीके से, स्टेडी तरीके से नहीं बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी को कंपेयर करते हुए मैं दूसरे कंपनीज के साथ तो वीडियो लेकर के आऊंगा ही, बट फिलहाल अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट ने आगे चल करके क्या ग्रोथ का गाइडेंस दे रखा है, तो मैनेजमेंट ने इस वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबली ग्रोथ का गाइडेंस दे रखा है। इनका मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये एबिटा ग्रोथ 25% से करेंगे, जो कि पहले 15 से 20% पे कर रहे थे। उसके साथ ही जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है ये 15 से 20% पे इसे रखने की कोशिश करेंगे, जो फिलहाल काफी ज्यादा घट चुका है। उसके साथ ही इस कंपनी ने ये भी बोला है कि जो एबिटा पर किलो ये अपनी कॉफी को बेचते हैं, ये उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो इनका कॉफी का शेयर है वो प्रीमियम कॉफी की तरफ बढ़ रहा है, फ्री स्ट्रेट कॉफी की तरफ बढ़ रहा है एंड जो इनका स्मॉलर रिटेल रेडी पैक है, जो मैंने अभी आपको 50-50 100-100 ग्राम वाली कॉफी बताई थी, इस वजह से इनके मार्जिन इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी ये B2C सेगमेंट में और ज्यादा स्केल कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 40 से 50% तक की ग्रोथ देख रहे हैं एनुअली ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस एंड फिलहाल ये डेट रिडक्शन की तरफ देख रहे हैं। ये जो अभी तक इसने काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है प्रीवियस कुछ ईयर्स में, अब वो जो एक्सपेंडिचर है, अब क्योंकि इन्हें और एक्सपेंडिचर नहीं करना है, वो क्यों नहीं करना है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी कम है। तो पहले भाई कैपेसिटी तो यूटिलाइज कर लें, इतनी ज्यादा फैक्ट्री सेटअप कर ली, बट उतना यूज ही नहीं करा, तो ये वहां पे अब पैसा नहीं लगेगा। इस वजह से जो भी डेट लिया गया था इस सारी चीज को फंडिंग करने के लिए, उसको अब ये रीपे करने के बारे में, ये अपने डेट को जो अभी 1630 करोड़ तक का है, इसे 1250 करोड़ तक में लाने की कोशिश करेंगे। एंड बाकी गाइस कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें या फिर कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करें इस कंपनी के बारे में, तो मेन लिमिटेशन तो भाई यही है, क्योंकि भाई ये एक रिटेल कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फिलहाल तो ये मैन्युफैक्चरिंग में थे ना, प्राइवेट लेबलिंग में, जहां से इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, बट धीरे धीरे करके जो इनका कॉन्टिनेंटल कॉफी वाला ब्रांड है, ये उसको और ज्यादा ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज मार्जिन तो वहीं से आएंगे। अब कोई प्राइवेट लेबलिंग में ज्यादा मार्जिन तो इनको देगा नहीं, क्योंकि इनको ही ज्यादा मार्जिन मिलेगा तो वो बेच के कमाएगा क्या। इस वजह से एक कंपनी खुद से ही रिटेलिंग में घुसना चाहती है, बट रिटेलिंग में आता है ब्रांड बिल्डिंग एंड जो ब्रांड बिल्डिंग की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको एडवर्टाइज भी करना पड़ता है, प्रमोट भी करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ते हैं, रिटेलर ढूंढने पड़ते हैं। इस वजह से ओवरऑल जो ब्रांड का मार्जिन है वो काफी कम हो जाता है। यस, ये इनका काफी ज्यादा एक लिमिटेशन है या फिर एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, बट ये तो भाई सबके साथ ही होता ही है, सारी ब्रांड्स के साथ इनिशियली। देन जो अगला रिस्क है वो है वॉल्यूम रिस्क। अगर भाई दुनिया में सारी कॉफी प्रोड्यूसिंग कंपनीज इतनी सारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर लेंगे या फिर कॉफी प्रोसेसिंग यूनिट्स को ही लगा देंगे, तो क्योंकि भाई ओवर सप्लाई हो जाएगा, तो हो सकता है इनका जो ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा घट जाए। बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसिंग का इम्यूनिटी है, बट स्टिल ओवरऑल जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स है वो तो घट ही जाएंगी ना कंपनी के लिए। एंड ओवरऑल जो CCL प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कॉफी से रिलेटेड, तो मतलब जो उसके प्राइस है, कमोडिटी के प्राइस है, उससे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है। मतलब जो इनका बिजनेस है, जो कि रिटेल बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है कि पता चला कॉफी की बीन से खराब है, या फिर आगे चल के कोई वेदर प्रॉब्लम हो गया तो इनको कॉफीज मिल ही ना पाए। अगेन इसके कई सारी जगह में यूनिट्स तो हैं, बट जो इनका
मेन यूनिट है अगर वियतनाम में, वहीं पे इनको प्रॉब्लम आ गए तब क्या होगा। तो यस, ऐसे अलग अलग तो कई सारे रिस्क हैं इस बिजनेस में, बट अगेन तभी हम इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। अब पिछले कुछ सालों में तो इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट भाई डबल से ट्रिपल ही हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ ही चुका है। तो क्या आगे चल करके भी सेम ग्रोथ है? मुझे नहीं लगता है। मुझे इस वजह से ये चीज नहीं लगती है बिकॉज ये कंपनी है अब आगे चल करके और ज्यादा जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको सेटअप नहीं कर रही है। इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है इन शॉर्ट कि कंपनी ये बताना चाह रही है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये उसे ही फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इनको खुद ही ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा इनके कॉफी या फिर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है नहीं। आगे चल करके ये और ज्यादा सेटअप करें तो क्यों करें जब उनका इतना ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं है, इतना ज्यादा मार्केट में इनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो और ज्यादा लगा करके मतलब फैक्ट्री और ज्यादा इंस्टॉल करके ये कंपनी और जाएगी कहाँ पे? इस वजह से ये यहाँ पे इस तरफ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। इससे हमें यही पता लगता है कि आगे चल करके हो सकता है कि जो सेल्स है वो स्टैग्नेंट हो जाए, एंड जब सेल्स स्टैग्नेंट हो जाएगी, जब ग्रोथ दिखेगी नहीं, तो भाई कैपिटल क्यों अट्रैक्ट होगा इस कंपनी की तरफ। दूसरी जो चीज है वेल वो इतना ज्यादा तो नहीं है, बट ये जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे कि आपने इथोस के केस में देखा होगा, मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वैसा यहाँ पे नहीं है, बट हो तो सकता है ना, जो करेंसी का डेप्रिसिएशन है उससे उस कंपनी को इतनी दिक्कत होगी कि अब उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, एंड हो सकता है वो लॉस भी रिपोर्ट करे, एंड वो अपने कई सारे बिजनेसेस में तो लॉस रिपोर्ट कर ही रहा है। तो यहाँ पे भी क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंपनी गाइस कॉफी बनाती है, एंड कॉफी ऐसी चीज नहीं है जो कि इधर से उधर इजीली चले जाए। यहाँ पे मेन चीज ये होती है लॉजिस्टिक्स, एंड जैसे आपको पता ही है भाई जो ईरान की वॉर चल रही है जिसमें उसने वो जो पूरा रूट है जहाँ से सारे शिप्स जाते हैं वो बंद कर रखा है। तो ऐसे रूट्स में अगर इस कंपनी के कुछ भी चीज खराब हुई तो इस कंपनी के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इनका जो मेन या फिर सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वियतनाम में है। तो वहां से इंडिया तक कैसे आएगी कॉफी या फिर ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से जाएगी, वो भी काफी सोचने वाली बात है। एंड बाकी इस कंपनी के ऊपर लोन काफी ज्यादा है, उन्हें कोई ये 1 से भी कम है डेट टू इक्विटी, बट स्टिल लोन ऑन अ हायर साइड है, एंड कंपनी अपना डेट कम कर रही है। अगेन इससे यही पता लगता है कि कंपनी ओवरऑल इतना ज्यादा अब ग्रोथ फेज में नहीं रही है या फिर नहीं रहेगी आने वाले टाइम में। तो यस, मेरा तो पर्सनल टेक ऐसा ही है कि इस कंपनी की तरफ मैं फिलहाल तो पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। जो कंपनी ढलती हुई जगह में है वहां पे आपका पैसा कैसे ही बनेगा। जो कंपनी अपना नया सेटअप कर रही है, जो कंपनी और ज्यादा देख रही है कि और ज्यादा उसकी डिमांड बन सकती है, और ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं, या फिर अपना ब्रांड बिल्डिंग में और ज्यादा ही फोकस करिए, तो उस तरीके की जगह पे उस तरीके के कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बाकी ये एट द एंड ऑफ द डे ये है तो स्टॉक मार्केट ही, एंड कुछ भी कितना भी महंगा हो जाता है एंड कुछ भी कितना ही सस्ता हो जाता है। इसको हमें ट्रैक करते रहना होगा आगे चल करके। अभी Q4 के कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्या पता कंपनी की कहानी बदल जाए एंड मैनेजमेंट कोई और गाइडेंस दे। जो भी रहता है मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा ही, बट फिलहाल तो मेरा यही है इस वीडियो में इस कंपनी के रिलेटेड टेक। अगेन एट द एंड ऑफ वीडियो मैं दोबारा ये चीज बोलूंगा, कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या फिर स्टॉक रिकमेंडेशन ये नहीं है। मेरी वीडियो को देख करके इसको बाय मत करना, क्योंकि अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करी भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज आपको मैं फुल डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, किसी भी तरीके से इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना माने। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।